हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक्चुअली ये 4 रेसिस्टर्स का अरेंजमेंट है। द व्हीटस्टोन ब्रिज हैज़ 4 रेसिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। ये आप देख रहे हैं R1, R2, R3 एंड R4। और ये कैसे लगे हुए होते हैं? ये इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका ABCD। क्वाड्रिलेटरल के चारों आर्म्स में लगे हुए हैं ये, ठीक है। अक्रॉस वन पेयर ऑफ डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स A एंड C। एक डायगोनल क्या है इसका? A और C। तो A और C के बीच में क्या लगा हुआ है? एक सेल लगा हुआ है। ये सोर्स इज कनेक्टेड। तो दिस आर्म AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म। इस आर्म को हम बोलते हैं बैटरी आर्म, जिसमें कि ये लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। अब दूसरा जो डायगोनल है BD, बिटवीन द अदर टू वर्टिसेस B एंड D, एक गैल्वेनोमीटर G विच इज डिवाइस टू डिटेक्ट करंट्स इज कनेक्टेड। B और D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमें पता चलता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं है। करंट को नापने के लिए तो एमीटर यूज करते हैं, लेकिन डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दिस लाइन शोन एज BD in the figure is called galvanometer arm. That is called galvanometer arm. तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इसमें 4 रेजिस्टेंसेज हैं। वो कैसे लगे हुए हैं? क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स वो 4 रेजिस्टेंस से बन रही है। एक डायगोनल में बैटरी लगी हुई है जिसको हम बैटरी आर्म बोलते हैं, और दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसको हम गैल्वेनोमीटर आर्म बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज तभी होता है जब इसकी बैलेंस कंडीशन होती है। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है? इन केस ऑफ ए बैलेंस्ड ब्रिज द रेसिस्टर्स आर सच दैट IG इज 0। रेसिस्टर्स इस तरह से लगे होते हैं कि IG 0 है। IG क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इस आर्म में I2 फ्लो हो रही है, इसमें I3 और इसमें I4। तो गैल्वेनोमीटर इस वाली आर्म में अगर करंट IG है तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि ये वाली करंट जो है वो 0 हो जाए, इस आर्म में कोई करंट फ्लो ना हो। यानी कि जो करंट A से B तक जा रही है वो B से C तक चली जाए, और A से D तक जा रही है वो D से C तक चली जाए, बीच में BD में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस कंडीशन। और ये जो है बहुत यूजफुल है, इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसमें किरचॉफ्स रूल्स यूज करके बैलेंस कंडीशन निकालते हैं पहले तो, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ये I2 है। अगर हम माने कि IG 0 नहीं है अभी, तो ये I2 करंट जा रही है इस आर्म में से, यहाँ पे IG है और यहाँ पे I4 है। तो I4 कितना होगा? I2 माइनस IG। I2 में से IG निकल गई तो I4 बच गया ये। इसी तरह से I1 करंट यहाँ पर आ रही है और इधर से IG आ रही है, तो I3 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी I1 प्लस IG। लेकिन बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? ये IG 0 हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका? I4 इज इक्वल टू I2। I4 जो है वो I2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये टर्म 0 हो जाएगी, तो I3 और I1 जो है वो इक्वल हो जाएंगे। I3 इज इक्वल टू I1। ये कब है? बैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस कंडीशन हम कैसे निकालते हैं? इन रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट करके। ये 4 रेजिस्टेंस है, इनको एडजस्ट करके हम बैलेंस कंडीशन निकाल सकते हैं। अब हम जो है किरचॉफ्स लूप रूल लगाते हैं, किसमें? ADBA और CBDC। पहले इन ADBA, A से D की तरफ, फिर D से B और B से A। तो A से D की तरफ जब जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? R1 रेसिस्टेंस है, करंट कितनी है? I1। तो I1 R1, और हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। DB आर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इस आर्म में, BD में। फिर B से A तक, जब हम B से A तक जाएंगे तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं। रेजिस्टेंस कितना है? R2, करंट कितनी है? I2। तो माइनस का साइन, I2 R2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इस लूप के लिए लगाया। दूसरे लूप के लिए लगाते हैं इन CBDC। C से B की तरफ रेजिस्टेंस कितना है? R4, करंट है I4। तो I4 R4, और हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, C से B की तरफ।
बी से डी के बीच में कोई करंट नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। फिर जब डी से सी तक जाएंगे तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। करंट कितनी है I3 और रेजिस्टेंस कितना है R3, दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस है। अब जब जिस कंडीशन में IG 0 हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। इससे हम लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ये है I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4, ये लिख सकते हैं। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें यानी कि I3 की जगह I1 लिख दें क्योंकि I3 और I1 इक्वल है, और I4 की जगह I2 लिख दें तो I2 R4। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, या हम कह सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, यानी कि ये कंडीशन कब होती है, जब ये आर्म्स हैं इनके रेजिस्टेंस जो है वो सेम रेशियो में हो, AB और AD का सेम रेशियो में हो, का जो रेशियो है वही BC और DC का भी हो। ठीक है, दिस इक्वेशन relating the four resistors is called the balance condition for galvanometer to give zero or null deflection। और ये जो बैलेंस कंडीशन होती है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसकी मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई वायर है हमें उसका रेजिस्टेंस नहीं पता है तो हम इस ब्रिज के हेल्प से उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ए प्रैक्टिकल डिवाइस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, यानी कि इसमें भी 4 रेजिस्टर्स होते हैं, एक बैटरी आर्म होती है, एक गैल्वेनोमीटर आर्म होती है, और हम नल पॉइंट निकाल कर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लैब में भी होता है ये, आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है इसमें, तो प्रैक्टिकल में हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो ये क्या है डिवाइस, पहले समझ लेते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया stretched taut and clamped between two thick metallic strips bent at right angles as shown in the figure। ये जो AC है, ये जो AC है that is the wire, A से लेके C तक का ये वायर है, ये मेटलिक स्ट्रिप्स हैं। तो इनके बीच में ये 1 मीटर का वायर लगा हुआ है, स्केल भी लगा हुआ है यहाँ पे जिससे हम वायर की लेंथ नाप सकते हैं। ये जो मेटलिक स्ट्रिप है ये वाली, इसमें जो है बीच में 2 गैप हैं, एक गैप में हमने R रेजिस्टेंस लगा दिया और एक में S लगा दिया। इसमें R ये हम लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, उस वायर को लगा दिया, और यहाँ पे S में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं जिसमें कि हमारे पास नॉन रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, ये जो AC आर्म है इसको हमने बैटरी आर्म बनाया है, तो इसमें हमने बैटरी और की लगा दी है। ये जो BD आर्म है ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के साथ में जो कांटेक्ट है वो जोकी का है। जोकी क्या होती है, दैट इज स्लाइडिंग कांटेक्ट। एक तो फिक्स कांटेक्ट होता है, ये स्लाइडिंग है, यानी कि इस वायर के ऊपर हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेटलिक स्ट्रिप हैज 2 गैप्स, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है, अननोन रेजिस्टेंस R, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं, हमने S रेजिस्टेंस निकाला है, और हम जोकी को स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर, और हम ढूंढते हैं वो कंडीशन जहां पर कि ये बैलेंस कंडीशन है, यानी कि IG जो है वो 0 हो जाए, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो। मान लीजिए वो D पॉइंट है जिस पर कि हमें बैलेंस कंडीशन मिल गई है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या हम लिख सकते हैं इन नल कंडीशन, इन नल पोजिशन या बैलेंस पोजिशन क्या होगा हमारे पास, R अपॉन S, इसका और इसका रेशियो,
किसके इक्वल होगा? ये जो AD वायर है इसका रेजिस्टेंस और ये जो DC वायर है उसका रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो AD का रेजिस्टेंस कितना होगा? रो और ये लेंथ, ये मान लीजिए लेंथ L1 है, तो ये रिमेनिंग कितनी आ जाएगी? 100 माइनस L1, क्योंकि पूरा वायर जो है ये 1 मीटर का है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का है। ये जो AC वायर है इसकी लेंथ 1 मीटर, तभी इसका नाम मीटर ब्रिज है, क्योंकि इसमें हम 1 मीटर का वायर लेते हैं। तो इसकी लेंथ हो गई L1 और एरिया A। DC का रो, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ है 100 माइनस L1 और एरिया A। ये हमने लिखा था ना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसीलिए हमने जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये रो सेम मटेरियल कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आएगा हमारे पास? L1 अपॉन 100 माइनस L1। इसमें एक प्रिकॉशन लेनी होती है, जब हम जोकी को स्लाइड करते हैं हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। क्यों नहीं प्रेस करना होता है? अगर हम उसको ज़्यादा प्रेस करेंगे, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से स्लाइड करना होता है, तो ये एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, दब सकती है वो वायर, दब सकता है, तो उसका एरिया जो है वो चेंज हो सकता है, और हमें एरिया कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो हम जोकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करके बैलेंस कंडीशन निकालते हैं। तो हमारे पास ये आ गया R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? R इज इक्वल टू S L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो इस फॉर्मूले से हम जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ये R रेजिस्टेंस कितना है। इसमें एक प्रिकॉशन और लेनी होती है कि अगर हम ये जो L1 और 100 माइनस L1 है, इनमें बहुत डिफरेंस है, यानी कि ये जो बैलेंस पॉइंट है हमारा एंड्स पे आ रहा है, या तो A एंड के पास आ रहा है या B एंड के पास आ रहा है, सॉरी C एंड के पास आ रहा है, तो क्या होगा? इसमें एरर बहुत आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत कम होगा और ये बहुत ज़्यादा होगा। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम S की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करते हैं ताकि बैलेंस पॉइंट बीच में आए। The percentage error in R can be minimized by adjusting the balance point near the middle of the bridge, that is L1 is close to 50 centimeter. तो ये 2-3 प्रिकॉशंस हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर क्यों लेते हैं, ये जो है हमारे पास बैलेंस पॉइंट हमें बीच में क्यों लेना चाहिए, या जो मेटलिक स्ट्रिप्स लगी हुई हैं ये थिक क्यों लेते हैं, इनका क्या रीज़न है? अगर थिक होंगी तो इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो तो हम चेंज नहीं कर सकते, L नहीं चेंज कर सकते, एरिया चेंज कर सकते हैं इसका। तो एरिया जो है जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस का इतना ही कम होगा, यानी कि हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, ये R नाप रहे हैं, S नाप रहे हैं, तो इनकी इतने नहीं होने चाहिए कि R या S के कंपैरिजन में जो है उनको नेग्लेक्ट ना किया जा सके। तो इसलिए जो है थिक स्ट्रिप्स लेते हैं। इससे हम अगर हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है इस वायर का, ये R निकाल लिया है, तो हम इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं इस वायर की। कैसे? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू RA अपॉन L। R हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। A कैसे निकालेंगे? अगर वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई R स्क्वायर, और L हम स्केल से नाप सकते हैं, R हम जो है इसका रेडियस या डायमीटर स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं। देन वी कैन फाइंड ऑल्सो द रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों ही प्रैक्टिकल करने होते हैं, रेजिस्टेंस निकालना और रेजिस्टिविटी निकालना उसके मटेरियल की। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमको L1 गिवन है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A, ये वाला L1 गिवन है हमको। When the resistor S is of 12.5, S हमारे पास है 12.5 ओम। Determine the resistance R। R हमें निकालना है, S हमको पता है और R निकालना है। तो सिंपली हमको रिलेशन यूज करनी है। क्या होती है रिलेशन? R इज इक्वल टू S L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो कितना आ जाएगा? S कितना है? 12.5, L1 कितना है? 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, we will get 8.2 ohms। ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R की वैल्यू। इसके बाद क्या है? वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टर्स इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये नहीं बताया था थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों लेते हैं? टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शन
विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द ब्रिज फार्मूला, क्योंकि ब्रिज फार्मूला में हम इनका रेजिस्टेंस तो यूज नहीं कर रहे हैं स्ट्रिप्स का, तो ये नेग्लिजिबल होनी चाहिए। इनको मिनिमाइज करने के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं। बी क्या है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज्ड। अगर हम एस को यहाँ लगा दें और आर को यहाँ लगा दें तो क्या होगा, तो हमें जो है बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये लेंथ इधर आ जाएगी। तो बी पार्ट में जो बैलेंस पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 39.5। पहले 39.5 पे मिल रही थी बैलेंसिंग लेंथ, अब जो है रिवर्स हो जाएगी, तो 100 माइनस 39.5 दैट इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर्स। कहाँ से, फ्रॉम ए से 60.5 सेंटीमीटर। What happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? बैलेंस कंडीशन है, यानी कि हमने सारे रेजिस्टेंस इस तरह से लगाए हैं कि जो है आई इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो अगर हम जी और बैटरी, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, इंटरचेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो उनका चेंज नहीं हो रहा है। केवल हमने बैटरी आर्म की जगह गैल्वेनोमीटर आर्म लगा दिए, गैल्वेनोमीटर आर्म की जगह बैटरी आर्म लगा दिए, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट विल द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो, द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी करंट, कोई करंट जो है उसमें फ्लो नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।